नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। तीसरी लहर आने से पहले यही वो वक्त है जब ज्यादा से ज्यादा टीका लगाकर एक बड़ी आबादी को सुरक्षा कवच दिया जाए। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से वायरस से जंग कमजोर पड़ रही है और इसी पर आज बात करेंगे। साथ ही कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारी है, ब्लैक फंगस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली, मुंबई, पटना से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। पहले आपको वैक्सीन पर एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। टीकाकरण के तीसरे चरण पर ग्रहण, वैक्सीनेशन की रफ्तार पर लगा ब्रेक, वैक्सीन की कमी से रुका वैक्सीनेशन। कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है तो ब्लैक फंगस की दस्तक से दहशत फैली हुई है। डबल महामारी से पार पाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाफी साबित हो रही हैं। कोरोना संक्रमण में मचे त्राहिमाम के बीच सरकार ने देश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया ताकि लोगों को महामारी से बचाने के लिए सुरक्षा कवच दिया जा सके। दूसरे चरण तक तो टीकाकरण का अभियान तेजी से चला, लेकिन तीसरे चरण की शुरुआत से ही टीके की कमी का ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में वैक्सीन की मांग बढ़ने के बाद वैक्सीन की भारी किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की स्पीड स्लो हो गई है तो कई जगह इसे रोका भी गया है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मायानगरी मुंबई और लखनऊ तक टीकाकरण रोक दिया गया है। अप्रैल में संक्रमण के जोर पकड़ने के बाद टीकाकरण में तेजी दिखी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी रफ्तार गायब हो गई है। 10 अप्रैल को 36,59,356 लोगों को एक दिन में वैक्सीन की डोज दी गई, लेकिन इसके बाद इसकी रफ्तार घटने लगी। 21 मई को सिर्फ 17,97,274 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई, यानी 40 दिनों के अंदर टीकाकरण की रफ्तार में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने के बाद उम्मीद के मुताबिक टीके की सप्लाई नहीं हो सकी। इसी वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार कम हुई। अप्रैल में औसतन रोजाना 30,24,362 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन मई में यह आंकड़ा घटकर 16,22,087 रह गया। 1 मई से लेकर 20 मई के बीच सिर्फ 5 दिन में ही 20 से 25 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीन की कमी को देखते हुए कई राज्यों ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण पर रोक भी लगा दी है। टीम न्यूज नेशन। तमाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा है, एक बड़ी खबर बता देते हैं आपको, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 9,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में आंतों में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। सूरत में ब्रेन में ब्लैक फंगस का केस मिला है। 11 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। ये बड़ी खबर, सूरत में ब्रेन में ब्लैक फंगस का केस मिला तो 11 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में आंतों में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है और ये ब्लैक फंगस अब एक महामारी के तौर पर देश के कई राज्यों में फैलता जा रहा है। रजनीश सिन्हा पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी मधुरेंद्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा ज्योत्सना गंगने मुंबई से हमारे साथ हैं। तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं पटना का, रजनीश सिन्हा के पास चलते हैं। रजनीश, वैक्सीनेशन ये वो वक्त है जब सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन लगाकर उनका वैक्सीनेशन करके कोरोना की रफ्तार पर न सिर्फ काबू पाया जा सकता है, बल्कि जो मृत्यु दर है या मृत्यु का आंकड़ा है उसको भी काबू में किया जा सकता है। क्या स्थिति है इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर? विद्या, देखिए, इस वक्त वैक्सीनेशन सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर ही वैक्सीनेशन हो रहा है। 96,63,000 लोगों को वैक्सीन अभी तक दिया गया है बिहार में। इसमें 18 से 44 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं वो 11,06,000 हैं। अब स्थिति ये है कि शनिवार को पटना और इसके आसपास के इलाके में लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा सका। शनिवार को 50,000 डोज अवेलेबल हुए तो आज रविवार के दिन 20,000 लोगों का टारगेट रखा गया। अगले 2 दिनों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। अगर वैक्सीन खत्म हो गया तो फिर कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। हम जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं, अभी यहाँ वैक्सीनेशन खत्म हो गया, बंद कर दिया गया और यहाँ देखिए बाकायदा अलग अलग नोटिस लगाया हुआ है कि इस दिन
वैक्सीन टीकाकरण बंद रहेगा। तो जिस दिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं होता है, बाकायदा बाहर एक नोटिस चिपका दिया जाता है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो विद्या, फिलहाल वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे होती है उसी अनुसार एक रात पहले लोगों को स्लॉट दिया जाता है और उतने ही लोगों को बुलाया जाता है। एक सेंटर पर 300 से 700 लोग जो 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोग हैं उनको बुलाया जाता है और उन्हें वैक्सीनेट किया जाता है। तो वैक्सीन की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती। जी विद्या, सबसे बड़ा हथियार इस वक्त वैक्सीन है और वैक्सीन की कमी से देश जूझ रहा है। बिहार में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार सरकार इसे महामारी घोषित कर चुकी है। सूबे में इस महामारी से निपटने के लिए और क्या तैयारी है, यह जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। अभी पूरा देश कोरोना से निपट ही रहा था कि ब्लैक फंगस की दस्तक ने फिर से कर दिया है परेशान और बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया। हमारे साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं। मंत्री जी, आप लोगों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, कितना खतरनाक ये बीमारी और इसका किस तरीके से बीमारी फैल रही है? नहीं, पूरे देश से ये सूचना मिल रही है कि ब्लैक फंगस बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है और ये एक प्रकार का संक्रमण है और डॉक्टरों की दृष्टि से यह गंभीर बीमारी है जो घातक भी है और यह मानव जीवन को समाप्त भी कर देता है। तो जैसे ही आज से 9-10 दिन पहले जानकारी मिली कि बिहार में भी ब्लैक फंगस के केस डॉक्टरों के संज्ञान में आए हैं, तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग ने एम्फोटेरिसिन जो इसकी दवा है उस एम्फोटेरिसिन को अस्पतालों तक भिजवाया। हमारे सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी हमने पट्टा के RMRI में उस दवा को रखवाया और एम्स पट्टा और IGMS पट्टा में अलग से इसके लिए वार्ड बनाया गया। ब्लैक फंगस के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है, मतलब कोरोना के साथ ये दोहरी तैयारी सरकार को करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से जो भी समस्या सामने आएगी उन सारे समस्याओं और चुनौतियों से लड़ना हमारा काम है और लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो कोरोना से लेकर अब ब्लैक फंगस तक तमाम सरकारें इस लड़ाई से, इस महामारी से जंग लड़ने की कोशिश कर रही है। रजनीश सिन्हा के पास चलते हैं एक बार फिर से। रजनीश, देखिए, सरकारी दावे एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ जनता तक क्या सहूलियत पहुंचती है, जनता तक क्या इलाज पहुंच रहा है, दवाइयां पहुंच रही हैं, यह एक दूसरा विषय होता है। एक तरफ मंगल पांडे जी को हमने सुना, लेकिन ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है, मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ पिछले 10 दिन से विद्या, और जो देखने को मिलता है कि गांव में अभी भी सुविधा का अभाव है। टेस्टिंग बहुत जगह पर नहीं हो पा रही है। कल से मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग वैन रवाना किया है कि गांव-गांव टेस्टिंग वैन पहुंच के टेस्टिंग होगी। लोगों को जानकारी कम है, लोगों में जानकारी का अभाव है, लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। लोगों के अंदर ये भ्रम है कि वैक्सीन लेने के बाद कहीं मौत हो जा रही है। गांव में पॉजिटिव केसेस पता नहीं चल रहे हैं, पॉजिटिव होते लोग वैक्सीनेट करा ले रहे हैं खुद को और उसमें घटना घट जा रही है। तो ये तमाम जो परेशानियां हैं ग्राउंड जीरो पर, ये ऐसी परेशानियां हैं विद्या जिससे निपटना होगा। और मैंने मंगल पांडे से कहा भी, मंत्री से, कि देखिए, आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव लेवल पर मजबूत करना पड़ेगा। कल तक ये बीमारी शहर में थी, अब गाँव-गाँव में संक्रमण फैल रहा है। गाँव में चुनौतियाँ ज़्यादा बड़ी हैं, गाँव में पॉपुलेशन ज़्यादा है, गाँव में लोगों में शिक्षा का अभाव है, गाँव में आपके पास उस तरह के स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और जहां जाइए आपको वहां पर परेशानियां दिखेंगी। जी ठीक रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए और भी सवाल और जवाब के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन डराने वाली बात यह है कि यहां 2 मरीजों की आंत में ब्लैक फंगस का मामला मिला है। दोनों का इलाज गंगाराम अस्पताल में किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक ब्लैक फंगस के 200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। संवाददाता राहुल डबास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद मधुरेंद्र के पास चलेंगे। दिल्ली समेत देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस की अगर बात की जाए, ब्लैक फंगस की बात की जाए, तो देश के 13 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली ने भले ही महामारी घोषित ना किया हो, लेकिन सरकारी आंकड़े 197 के हैं, जबकि वैसे जो हमारे पास सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में 500 से ज़्यादा मामले हैं। अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में बड़ी समस्या है एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन की, क्योंकि एक मरीज़ पर 100 से ज़्यादा इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। डॉक्टरों की माने तो तकरीबन 25 दिन तक दिन में 5 से 8 इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी 100 से 200 इंजेक्शन सिर्फ एक व्यक्ति के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। दिल्ली सरकार का दावा है, जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनका कहना है कि दिल्ली में इंजेक्शन की कमी थी। हम डायरेक्ट खरीद की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से ही ये इंजेक्शन
एम्फोटेरेसिन बी के मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन क्रंच बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 6 कंपनियां हैं जो इसका उत्पादन करती हैं। फिलहाल उत्पादन काफ़ी कम है। 5 कंपनियों को और लाइसेंस दिया गया है। 2 लाख से ज़्यादा इंजेक्शन आयात किए जाएंगे। फिर भी जो फौरी ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली समेत पूरे देश में 9000 से ज़्यादा मामले हैं और मोर्टेलिटी रेट कोरोना की तुलना में बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में 3 सरकारी अस्पतालों के साथ दर्जन भर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की किल्लत साफ साफ नज़र आ रही है। यही वजह है कि एक आम आदमी पहले महामारी के रूप में कोरोना से पीड़ित था और अब ब्लैक फंगस का शिकार बनता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली से मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, अभी तो लोग ये सोच रहे थे कि कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, कोरोना से लोग उबरने की कोशिश कर रहे थे, एक और बीमारी, एक और महामारी ने दस्तक दे दी है। क्या तैयारी है एक तो सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर, और दूसरी बात यह कि यह बीमारी कितना बड़ा रूप ले चुकी है? देखिए, एक इस बीमारी को लेकर आप देखिए तो एक राष्ट्रीय नीति जो है वो सरकार ने जारी कर दी है, जिसके तहत जितने भी केसेस राज्यों में आ रहे हैं उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है। सबसे भयावह बात यह है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट 50% का है। दूसरी भयावह बात यह है कि इससे संबंधित जो जरूरी दवाएं हैं उनकी भारी किल्लत का सामना दिल्ली को भी करना पड़ रहा है और देश के तमाम राज्यों से ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि जो जरूरी दवाएं हैं उसकी भारी किल्लत है। इसलिए समस्या और विकराल होती जा रही है। खासतौर पर कोविड से उभरते हुए तमाम ऐसे मरीज जिनमें डायबिटीज के शिकायत पहले से रहे हैं, वो ज़्यादा इस बीमारी को लेकर प्रोन हैं और फंगल इन्फेक्शन के चपेट में आ रहे हैं। लिहाजा जो प्राथमिक सेवा केंद्र है वहाँ से लेकर सेकेंडरी और टर्शियरी केयर तक जो उचित इंतजाम होने चाहिए, दवाओं के इंतजाम होने चाहिए, उसके घोर अभाव में मरीज मर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि सरकार के पेशानी पर भी बल लाने वाला है। जी बिल्कुल, और साथ ही मधुरेंद्र, दिल्ली में ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि व्हाइट फंगस बीमारी ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है। संवाददाता राहुल डबास की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद वापस आपके पास लौट कर आऊंगा मधुरेंद्र। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है कैंडिडिया फंगस यानी वाइट फंगस। वाइट फंगस और ब्लैक फंगस दोनों के मरीज मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस की बात करें, देश में 9000 से ज़्यादा, दिल्ली में भी बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं और जहां मौजूद है गुरु तेग बहादुर अस्पताल, इसके अलावा LNJP और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल कर दिए हैं दिल्ली सरकार ने जहां पर ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा है। इसके अलावा बहुत से निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है कि जो वाइट फंगस है वो ज़्यादा खतरनाक है। वो ज़्यादा खतरनाक इस लिहाज से है क्योंकि वाइट फंगस के ज़्यादातर शिकार जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वही सिम्टम होते हैं कैंडिडिया इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, जो आमतौर पे कोरोना में होते हैं। ब्लैक फंगस में तो त्वचा का रंग काला हो जाता है, काले कलर का द्रव निकलता है, लेकिन वाइट फंगस में ऐसा नहीं होता। सीधा लंग्स में अटैक करती है और लंग्स में अटैक करने के बाद जो सिम्टम है वो दम फूलने वाले होते हैं। यानी जिस तरीके से कोरोना में आपका दम फूलता था उसी तरीके से वाइट फंगस में भी दम फूलता है और व्यक्ति को लगता है ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये कैंडिडिया फंगस नहीं है, इसके पीछे हो सकता है कोरोना हो। और कोरोना समझ के बहुत बार होम आइसोलेशन में इलाज जब तक किया जाता है तब तक केस बिगड़ जाता है। यानी ब्लैक फंगस तो खतरनाक है ही, जिसे 13 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन वाइट फंगस और भी खतरनाक है क्योंकि उसका असर नाक कान पर कम नज़र आता है, सीधा फेफड़ों पर हमला ज़्यादा होता है। कोरोना के तरीके से दम फूलता है और वाइट फंगस का पता लगाने में और भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ज्योत्सना के पास चलेंगे, लेकिन एक बार मधुरेंद्र का रुख फिर से कर लेते हैं। मधुरेंद्र, संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को कि किन लोगों को ब्लैक और व्हाइट फंगस से सतर्क रहने की जरूरत है, और ये जो ब्लैक और व्हाइट फंगस है ये कितना खतरनाक है, किस तरीके से आक्रमण कर रहा है? देखिए, बेहद खतरनाक है और ख़ास तौर पे उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है जो कोविड के पेशेंट रहे हैं और जो डायबिटिक हैं। इस तरह के ही ज़्यादातर मरीज जो है सामने आ रहे हैं और
जो स्थितियां हैं खास तौर पे इसके लक्षण की हम बात करें, उसके लक्षण की जैसे ही पहचान होती है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे में इलाज बेहद आसान है, आपको इंजेक्ट नहीं करना होगा, आपको भर्ती नहीं करनी होगी, आपके लिए किसी बेड की जरूरत हॉस्पिटल में नहीं होगी, सामान्य दवाओं से इसका उपचार हो जाएगा। लेकिन अगर मरीज देर से पहुंचता है तो जाहिर है कि खतरा बड़ा है। तो ऐसे में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और कोविड से रिकवर हो गए हैं उनके लिए बेहद जरूरी है कि वो सावधान रहें और इस तरह के इन्फेक्शन को लेकर बेहद सतर्क रहें। जी बिल्कुल, और एक बात यह भी है कि ये नाक के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। और अगर आपको जरा सा भी संदेह होता है कि आपके नाक में कोई इंफेक्शन हो रहा है, पानी आ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत में इसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। मुंबई का रुख करते हैं, ज्योत्सना गंगने हमारे साथ हैं। ज्योत्सना, दोनों चीज बताइए। एक तरफ बताइए कि इस वक्त जो एक बड़ी महामारी जिससे पूरा देश लड़ रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र और मुंबई में हालात कैसे हैं, यानी कि कोरोना को लेकर हालात कैसे हैं, और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के मामले भी क्या महाराष्ट्र और मुंबई में देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि अगर सिर्फ कोरोना की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के 26,000 से भी ज़्यादा मरीज जो है वो पिछले 24 घंटे में पाए जा चुके हैं। और वही मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 1,500 के आसपास कोरोना मरीजों की संख्या है। अब महाराष्ट्र और मुंबई में मौत के आंकड़ों की बात करें तो 600 के आसपास पूरे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में भी 50 के आसपास जो है लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि कोरोना से मरने वालों की संख्या, उसको नियंत्रण में लाना अभी तक प्रशासन को इसमें सफलता नहीं मिली है। भले ही कोरोना के संक्रमण को फैलने में या फिर कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें भले ही पिछले एक हफ्ते से हमने स्थिरता देखी। दूसरी तरफ म्यूकरमाइकोसिस की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में अब तक म्यूकरमाइकोसिस के 2000 से भी ज़्यादा मरीज पाए जा चुके हैं और म्यूकरमाइकोसिस की वजह से 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में 111 म्यूकरमाइकोसिस के मरीज पाए जा चुके हैं, जबकि म्यूकरमाइकोसिस की वजह से मुंबई में अब तक एक ही मरीज की डेथ हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि म्यूकरमाइकोसिस के जितने भी आंकड़े हैं वो सभी आंकड़े जो है वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जो दर्ज हुए हैं, सिर्फ वही आंकड़े जो है वो अभी तक सरकार के हाथ में है। मतलब जो हम आंकड़ा बता रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा म्यूकरमाइकोसिस के मरीज़ पाए जा चुके हैं, मुंबई में 111 से ज़्यादा म्यूकरमाइकोसिस के मरीज़ हैं। और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रही है मुंबई बीएमसी का नायर अस्पताल है, जहां पर म्यूकरमाइकोसिस के सबसे ज़्यादा यानी कि 35 मरीज़ों का फिलहाल जो है वो इलाज चल रहा है। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, यानी कि जो निजी अस्पतालों में म्यूकरमाइकोसिस को लेकर जो लोग इलाज कर रहे हैं या जिनका अभी इलाज चल रहा है, जो सक्रिय मरीज है, उनके बारे में डेटा सरकार के पास नहीं है। थोड़ी बहुत जो जानकारी बीएमसी को दी जाती है या उसी पर्टिकुलर जिला अधिकारियों को दी जाती है, उतनी ही जानकारी। ओवरऑल महाराष्ट्र में एक चीज और बता दीजिए कि एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा था कोरोना मरीजों को लेकर अस्पतालों में, कहीं बेड नहीं, कहीं व्यवस्था नहीं। क्या अब इन चीजों से निजात मिल गया है? क्या जो अभी सरकारी इंतजाम है उससे लोगों को इलाज या सुविधा मिलने में आसानी हो रही है कि अभी स्थिति अफरा तफरी वाली ही है? फिलहाल अगर कोरोना के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो कोरोना के आंकड़े कम है, इसीलिए बेड अवेलेबल है, वेंटिलेटर अवेलेबल है और ऑक्सीजन की समस्या जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहले बहुत अच्छे इंतजाम किए गए थे, तो इसीलिए ऑक्सीजन की समस्या महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं है। वेंटिलेटर और बेड की समस्या भी थोड़ी बहुत कम ही है, ईजिली अवेलेबल सारे बेड हो रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिल रहा है। लेकिन अब समस्या है कि जो म्यूकरमाइकोसिस है उसको लेकर, क्योंकि जो बताया जा रहा है, विशेषज्ञ बताते हैं कि जो डायबिटिक के मरीज़ है वो उनको अगर कोरोना संक्रमण हुआ है और वो आईसीयू में ज़्यादा देर तक उनको आईसीयू या वेंटिलेटर का इस्तेमाल होता है, तो उनके लिए बहुत ये बीमारी जो है म्यूकरमाइकोसिस बहुत परेशानी साबित हो रही है, लोगों की मौत बढ़ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मौत के आंकड़े कंट्रोल में आते भी है तो भी अगर म्यूकरमाइकोसिस को लेकर और जो डायबिटीज़ मरीज़ है जिनको कोरोना संक्रमित रहेंगे उनको लेकर सरकार की तरफ से विशेष गाइडलाइन बनाई गई है। यानी कि अगर आप डायबिटीज़ मरीज़ हो और अगर आप कोरोना से संक्रमित हो तो आपका विशेष इलाज किया जाएगा, आपके लिए जांच पड़ताल जो है उसके लिए अलग नियम रहे जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पार पाने में जुटे हिंदुस्तान में तीसरी लहर को लेकर दहशत है। आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ सकती है। सरकार भी मान रही है कि तीसरी लहर में कोरोना विस्फोटक रूप अख्तियार कर सकता है और इसका संक्रमण जो है वो जानलेवा भी हो सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर सबसे बड़ी चेतावनी।
बच्चों में संक्रमण की चेन तोड़नी होगी बेहद जरूरी, नहीं तो देश में हो सकता है कोरोना का विस्फोट। कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहे हिंदुस्तान में तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि उसमें सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो सकता है। इन आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने भी माना है कि बेशक बच्चों में कोरोना संक्रमण का असर कम देखा गया है और डेथ रेट भी कम है, लेकिन तीसरी लहर में बच्चे न सिर्फ वायरस के संक्रमण से सुरक्षित हैं, बल्कि देश में फिर से कोरोना विस्फोट रोकने के लिए बच्चों की संक्रमण की चेन को तोड़ना बेहद जरूरी होगा। पहली बात यह है कि बच्चों में ये संक्रमण होता है, बच्चे इससे अलग नहीं रहते। दूसरी चीज ये भी है, बच्चे संक्रमण फैला भी सकते हैं, उनके द्वारा संक्रमण आगे भी जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि संक्रमण जब हुआ बच्चों को तो ऑलमोस्ट ऑलवेज सिम्टम्स आर मिनिमल, और जहां जहां कोविड की व्यवस्था हुई है वहां इन बच्चों की देखभाल हुई है और आगे और भी तैयारी रहनी चाहिए, ऐसा भी जरूरी है और वो हो भी रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले बच्चों पर असर ज्यादा देखा जा रहा है। आंकड़े भी बच्चों पर मंडराते खतरे की गवाही दे रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में 9 मार्च से 25 सितंबर 2020 के बीच यानी करीब 6 महीने में 10 साल से छोटे बच्चों में संक्रमण के 19,378 केस सामने आए हैं, जबकि पहली लहर में ही 11 साल के बच्चों से लेकर 20 साल के युवाओं में 41,985 मामले सामने आए थे। कोरोना की दूसरी लहर में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 1 मई से 16 मई के बीच सिर्फ 15 दिनों में 19,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आए। डॉक्टरों के मुताबिक दूसरी लहर में बच्चों में कोरोना के अजीब लक्षण मिले, जिसमें बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस से लेकर चकत्ते और दूसरे चर्म रोगों से परेशानी हुई। इसे देखते हुए जानकार बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए चेतावनी जारी कर रही हैं, क्योंकि थोड़ी सी चूक से बच्चे घातक वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के उपाय बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बच्चों में संक्रमण की चेन बनने से कोरोना विस्फोट हो सकता है। हिंदुस्तान में 26% जनसंख्या 14 साल से कम आयु के बच्चों की है, जबकि करीब 7% जनसंख्या 5 साल से कम आयु के बच्चों की है, यानी 33% आबादी बच्चों की है। बच्चों पर मंडराते खतरे को देखते हुए अभी से ही इससे निपटने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है। देश भर में बच्चों के लिए आईसीयू बेड से लेकर साथ ही ऑक्सीजन और दवाओं का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली का एक बार रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मधुरेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए। मधुरेंद्र, एक बार जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए कि बच्चों को लेकर किस तरीके से सतर्क रहना है इस वक्त। देखिए, बच्चों को लेकर बेहद सतर्क रहना है, क्योंकि उसकी 2 प्रमुख वजह बताई जा रही हैं। एक तो यह है कि बच्चे एक बड़े करियर बन सकते हैं, खासतौर पे कोरोना वायरस का, और ऐसा देखा भी गया है। पहली लहर में कम, लेकिन दूसरी लहर में ऐसे डेटा काफ़ी उभर कर सामने आए हैं जिसमें बच्चों के जरिए परिवार में संक्रमण हुआ और संक्रमण फैला। अब इसके आगे एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें 18+ भी वैक्सीनेशन और खासतौर पे 45+ वैक्सीनेशन तो चल रहा है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं खासतौर पे यानी -18 के जो बच्चे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वो सबसे बड़े करियर हो सकते हैं और उनके जरिए एक बार फिर से तीसरी लहर की बात कही जा रही है। और इसी के मद्देनजर आप देखिए कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए भी अस्पतालों में इंतजाम शुरू हो गए हैं। उनके लिए आईसीयू वार्ड बनाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल्स में भी इस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं। देश के तमाम राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर तीसरी लहर होती है तो इससे बच्चे सर्वाधिक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वो वैक्सीन के डोज नहीं लिए रहेंगे और सबसे बड़े करियर भी होंगे। तो इस तरह के जो हालात हैं उससे पार पाने की तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन जाहिर है कि लोगों को सावधान रहने की बेहद जरूरत है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तमिलनाडु में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, लेकिन यहां लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है। चेन्नई से संवाददाता श्री प्रपंच की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु में पहले से ही कंप्लीट लॉकडाउन है और 25 तारीख से इंटेंसिफाइड लॉकडाउन यहाँ पे शुरू होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कोरोना के बढ़ने के कारण यहाँ पे इंटेंसिफाइड लॉकडाउन 25 तारीख से 31 मई तक यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ट्रिप्लिकेन के वेजिटेबल मार्केट में खड़े हैं। आपको बता दें कि
25 तारीख से इंटेंसिफाइड लॉकडाउन होने के कारण तमिलनाडु सरकार ने आज यहाँ पे राहत दी है कि लोग जाकर मार्केट्स में उनके ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीद सके। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पे जमी हुई है, ये मार्केट का नज़ारा है। आपको बता दें कि कोविड-19 का समय है, प्रतिदिन लगभग 35,000 केसेस यहाँ पे दर्ज हो रहे हैं पूरे तमिलनाडु में। और पूरे तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो एक्टिव केसेस की संख्या 2.8 लाख केसेस है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने जो आज राहत दी है उसका हश्र आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं विजुअल में, आपको दिखा दें कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने मास्क ज़रूर पहना है, मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इनफैक्ट मास्क नहीं पहना है। ये आपको पूरा जो स्ट्रीट है ये एक वेजिटेबल मार्केट एरिया है, बहुत ही प्राइम एरिया है। यहीं पे कई सारे लोग इस वेजिटेबल मार्केट में खरीदते हैं। आपको बता दें कि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मृत्यु यानी डेथ रेट जो है तमिलनाडु में पिछले 10 दिनों में बहुत बढ़ चुका है। अगर आज की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 448 डेथ्स कोविड-19 के कारण हुई है। और इनफैक्ट हम ये भी बता दें कि ब्लैक फंगस का केसेस भी इनफैक्ट तमिलनाडु में आते जा रहा है। इनफैक्ट म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस का केस है, लगभग तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों में लगभग 18 केसेस अब तक दर्ज हुए हैं। तो न्यूज़ नेशन आपसे यही अपील करता है कि आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें अगर बाहर जाते हैं, और ज़रूरत नहीं पड़ने पर कहीं बाहर नहीं जाएं, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मधुरेंद्र आपका, ज्योत्सना आपका और रजनीश सिन्हा आपका, तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।